नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में अश्वित धर्मेश पे। जैसे कि क्लासेस आपको लगातार मिल रही हैं, आज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास। जो प्रीवियस क्लास हुई उसमें जो क्वेश्चन कराए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आ चुके हैं किसी ना तो किसी साल में। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये भी मेंस 2017 में आ चुका है और ऐसे ही 3-4 क्लास होंगी आने वाली जिसमें क्या होगा, ये सब सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वो एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए हैं। तो आने वाली जो वीडियोस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए। जुलाई में जो कि पेपर है आप सभी जानते हैं, मेहनत आप लोग कर रहे होंगे लगातार। मैं भी पूरा अपना एफर्ट दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ, कुछ ऐसे सवाल दे सकूँ जिनकी आने की पूरी संभावना हो और आप लोग भी उनको लगा के समझ लीजिए, खुश हो जाएं कि हाँ सर ने कराए थे तो सर की मेहनत सफल हुई, हमारी भी मेहनत सफल हुई, आप लोगों की भी। यानी कि वही क्वेश्चन आए, उसी टाइप के सवाल है, बस नंबर तो चेंज होते रहते हैं। आपको पता है नंबर कभी भी सेम नहीं मिलते, लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज होती है, इसलिए एक टाइप के लगभग 5 से 6 सवाल मैं आपको कराता हूँ लैंग्वेज बदल बदल के, ताकि कोई भी किसी भी टाइप का सवाल आए तो आप लोग उसको हल कर सकें। पहला सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है ये भी आ चुका है 2017 मेंस में, बता चुका हूं मैं आपको। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 हो गया। तो बताएं कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा। लड़कियों ने क्या लिया, प्रवेश लिया, तो उसके बाद ये बताना है आपको कि कितने लड़कों ने विद्यालय को छोड़ा। दिख रहा है आपको साफ एकदम? जी, वेरी गुड। कुछ गड़बड़ तो नहीं, आवाज वगैरह क्लैरिटी सब बढ़िया है। चलिए लगाते हैं इस सवाल को अब कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर 660 थी, 660, ठीक है, इसको बांटना है हमें 13:9 के अनुपात में। आपको पता है ये कितना हुआ, 22 हुआ। 22 को किससे गुणा करेंगे कि 660 है तो आप जानते हैं 30 से, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो 1 का मान अगर 30 आया तो 13 का कितना आ जाएगा, 390, 270। ये बॉयज और ये गर्ल्स। बॉयज़ की संख्या 390 थी, गर्ल्स की संख्या 270 थी। 1 का मान 30 आएगा तो 13 तिया 39, 390, 1 का मान 30 तो 9 का मान 270। यानी लड़कियों की संख्या 270 थी और लड़कों की संख्या कितनी थी, 390। उसमें क्या हुआ, कुछ दिन बाद 30 और लड़कियों ने प्रवेश लिया तो संख्या कितनी हो जाएगी, 300। 270 लड़कियां थी, 30 और लड़कियां आ गई तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ा, जो अंतिम रेशियो था वो क्या हुआ, 6:5 हो गया। 6 लड़कों का और 5 क्या हुआ, लड़कियों का हो गया। हमें ये बताना है कि लड़के कितने स्कूल छोड़कर भाग गए। हाउ मैनी बॉयज लेफ्ट द स्कूल। देखिए अब लड़कियों की संख्या कितनी है, 300। रेशियो में लड़कियों की संख्या कितनी है, 5। 5 को हम किससे गुणा करेंगे कि 300 आ जाए, तो आप सब जानते हैं 60 से। और रेशियो में जो भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या वगैरह कुछ होता है वो हर हमेशा सेम नंबर से होता है। तो 1 का मान अगर 60 है तो यहाँ पे भी 6 का मान 60 होगा तो क्या आ जाएगा, 360। भाई लड़कियों का रेशियो 5 था और लड़कियां थी कितनी, 300, तो 5 गुणा 60 यानी कि 300। तो लड़कों का भी जो रेशियो होगा उसको भी 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 छंग 36, 360। अब लड़के शुरुआत में थे 390, अब रह गए 360। कितने लड़के छोड़ के गए, तो आप कहेंगे सर 30 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। यानी कि जो बॉयज लेफ्ट कर गए उनकी संख्या क्या आई, 30। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। काफ़ी सरल भाषा और काफ़ी सरल मेथड का मैं उपयोग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए।
टेढ़ा नजर आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। लेकिन काफ़ी राइटिंग में सुधार किया है। जो क्वेश्चन था वो ऐसे लहर खाता था, है ना, टेंजेंटली जिसको कहते हैं, और जो यहाँ लिखते थे वो तो कर्व में चला जाता था। तो काफ़ी सुधार हुआ है। आप लोग भी सुधार करते रहिए एसएससी में। वो कहते हैं ना, एक शेर है कि कभी बच्चों से झलकती है नादानियाँ मुझ में, कभी मैं इतना संभला हूँ कि उम्र भी कांप जाए। कहने का ये मतलब है कि कभी कभी जो बचपना होता है वो मेरे अंदर झलकने लगता है, और कभी मैं इतना संभल यानी कि इतना मैच्योर हो जाता हूँ कि जो मेरी उम्र है उसके आगे ही, समझ लीजिए जैसे एक बच्चा है 15-16 साल की उम्र है या फिर 18-20 साल की उम्र है, वो इतना समझ जाए कि अपने 50 साल का जो एक आदमी होगा उसके बराबर वो समझा जाए, तो उसी को कहते हैं कि कभी मैं इतना संभला हूँ कि मेरी उम्र भी कांप जाए। बहुत ही अच्छा शायर है, शेर है ये, किसी शायर ने लिखा है, मुझे शायर का नाम तो नहीं याद है, मन करे तो बताइए, फिर से सुना देते हैं कि कभी बच्चों से झलकती हैं नादानियाँ मुझ में, कभी मैं इतना संभला हूँ कि उम्र भी कांप जाए। बहुत उम्दा शेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला सवाल 2018 मेंस में आया हुआ, बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये। इसकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत अच्छी है, और साथ साथ इसको जो करने का तरीका है वो बेहद सरल है। 2 लाइन लिखेंगे, तीसरी लाइन में आंसर आपका आ जाएगा, इतना सरल है ये। एक कारखाने में, बहुत ही समझ लीजिए, इतना प्यारा सवाल मुझे ये लगा था कुछ कहने में। एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 में कम कर दी गई, यानी कि पहले अगर 9 थी तो अब क्या कर दी गई, 8 कर दी गई। उनकी प्रतिदिन की तनख्वाह सैलरी 14:15 में बढ़ा दी गई। देखिए कई बार क्या होता है, कंपनियां जैसे उनके एम्प्लॉयज अगर कम होते हैं तो सैलरी बढ़ा देते हैं, या फिर कुछ छोड़ के चले जाएं तो उन्हीं का पैसा वो क्या करते हैं, उठा के अपने बचे हुए एम्प्लॉयज में दे देते हैं, तो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है, वो लोग और मन लगा के काम करते हैं। यह इम्प्लीमेंट कई कंपनियां अपने में करती हैं। यदि इससे प्रतिदिन की कुल तनख्वाह 6,000 रुपये कम हो गई हो तो अभी प्रतिदिन की तनख्वाह क्या है? व्हाट इज द करेंट सैलरी ऑफ द पर डे वेजेस, या फिर पर डे वेजेस की बात पूछी गई है। कैपिटल कह लीजिए, वेजेस कह लीजिए। चलिए, मजदूरों की जो संख्या थी वो 9 से क्या कर दी गई, 8 कर दी गई, और उनकी जो सैलरी थी वो क्या कर दी गई, 14 से 15 कर दी गई। तो आप जानते हैं कि ये 126 से 120 हो गई। ठीक, ये क्या थी, अपने मैन पावर कितना था, 9:8 था, उनकी सैलरी क्या थी, 14-15 थी। तो जो कमी आई होगी टोटल सैलरी और मैन पावर को मिला के, वो देखिए पहले अगर 126 खर्च हो रहा था कंपनी का, तो अब कितना हो रहा है, 120 हो रहा है, और यही मान दिया है कितना कम हो गया, 6 हो गया। 126 से क्या हुआ, कंपनी का पूरा जो सैलरी इंक्रीमेंट था वो क्या हो गया, 6 कम हो गया, 126 से 120, और इसी 6 का मान दिया है कि इससे प्रतिदिन की कुल तनख्वाह उनकी कितनी कम हो गई, 6,000 कम हो गई। 1 का मान 1,000, 6 से क्या कर दिया, दोनों तरफ हमने भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। हमें पूछा गया है तो अभी प्रतिदिन की तनख्वाह क्या है, 120 का मान पूछा जा रहा है। तो 120 का मान आपको पता है क्या हो जाएगा, 1,20,000। यही क्या है सवाल का आंसर। इसको निकालने के लिए आप ऊपर 20 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा देते हैं। देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, तीसरी लाइन में आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। यही क्या है सवाल का आंसर है। बहुत मजेदार सवाल। आपकी उम्र जितनी ना हो उतने आपने पेपर निकाल ले हों, हैं? बहुत अच्छा डायलॉग था ये, याद नहीं आ रहा, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे होशियार बच्चे होते हैं कि जितनी उनकी उम्र नहीं होती उससे ज़्यादा वो क्या होता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके होता है। दिमाग है अपना अपना।
हो गया। आंसर क्या है? 1,20,000। इस सवाल को कभी भी नज़रअंदाज मत करिएगा, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको नज़रअंदाज कर दिया तो आपने समझ लीजिए अपना एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन नज़रअंदाज कर दिया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन, एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने लिखा हुआ, रोहित और रिया की आय का अनुपात 5:4 है और उनके खर्च का अनुपात 6:5 है। यदि बचत का अनुपात 7:5 है तो रोहित अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। ऐसे सवालों को जो पिछले क्लासेस थी उसमें भी ऐसे ही सवाल पूछाए थे, जिन पे मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बताया था। कितना इंपॉर्टेंट होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की, उससे कई सारे सवाल, कई सारे टाइप के सवाल क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम इस सवाल को। रोहित और रिया की आय का अनुपात यानी कि इनकम का अनुपात क्या है? 5:4 है। उनके खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर की बात करें तो क्या है? 6:5 है। और उनकी बचत यानी कि सेविंग का जो अनुपात है वो 7:5 है। रोहित रिया RORI, ओके। तो 6×24 क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिखाया था, 5×25। फिर एक्सपेंडिचर का किससे? सेविंग से क्रॉस प्रोडक्ट, तो 5×7 = 35 और 6×5 = 30। यहाँ पे जो गैप है वो कितने का है? 5 का है। उनकी इनकम का जो गैप है वो कितना है? 1 का। तो 1 का मान यहाँ पे क्या दिया है? 5 दिया हुआ है, जो कि पहले से निकल कर रखा है कि 1 का मान अगर 5 है तो ये 5×25 और ये 5×20 हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट? हमें लेकिन क्या पूछा गया है? केवल रोहित की आय का अनुपात पूछा गया था। तो रोहित अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो रोहित की जो इनकम है यहाँ पे वो कितनी है? 25, और बचत उसकी कितनी है? 7। बचत कितनी है उसकी? 7। हमसे क्योंकि परसेंटेज पूछा गया है तो कुछ भी माइनस या फिर अलग करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, 25 अगर इनकम थी तो 7 वो क्या कर रहा था? बचा रहा था। और अपनी आय का कितना प्रतिशत हमसे पूछा गया, तो 100 अगर इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4×7 = 28। यानी 100 रुपये अगर उसकी जब इनकम होगी तो वो कितना बचाएगा? 28 रुपये बचाएगा। और आपको पता है किसी भी चीज़ का 100 में मान ही क्या होता है? परसेंटेज होता है। तो कितना आ जाएगा? 28%। यही क्या है सवाल का आंसर। ऐसे आप कर लीजिए कि 100 में 28 रुपये वो बचा रहा है, तो परसेंटेज के लिए ये 28% क्या हो जाएगा? आंसर। नोट कर लीजिए सवाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रिया का पूछा होता तो रिया का आंसर क्या हो जाता? 25%। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। रोहित अपनी आय का 28% क्या करता है? बचा लेता है, बचत करता है। बचत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अपने दिमाग की कर लीजिए। दिमाग की ऐसे करनी होती है कि आप 24 घंटे ना पढ़िए, उसको बचाइए। उसको 7-8 घंटे की नींद जरूर दीजिए। नींद बहुत जरूरी है। आप माइंड फ्रेश भले ना करिए, लेकिन उसको नींद जरूर दीजिए पर्याप्त। हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इस सवाल में लगाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, एक और जबरदस्त जिंदाबाद जहर सवाल आपके सामने। हीरे की लागत सीधे उसके वजन के वर्ग में होती है। एक बार यह हीरा 1, 2, 3, 4 के अनुपात में टूट गया। जब टुकड़े बेचे गए तो व्यापारी को 70,000 रुपये कम मिले। हीरे की मूल कीमत का पता लगाएं। जाहिर सी बात है कि जो हीरा आता है वो अगर फुल अपने ई शेप में होगा तो वो ज़्यादा का बिकेगा, अगर उसके टुकड़े बेचे जाएंगे तो वो कम में बिकेगा।
हीरे की मूल कीमत का पता लगाएं। बताइए, एनीबडी गाइज जो इस सवाल को बता पाए? है बहुत सरल है, टफ नहीं, बिल्कुल टफ कुछ लगेगा ही नहीं जब मैं पढ़ाऊंगा आपको। समझ में आ रहा कि नहीं? जब मैं मोटिवेशन देने पे आऊँगा तो ज़िंदगी भी आपको टफ लगेगी नहीं। लेकिन मैं क्या होता है मोटिवेशन, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मोटिवेशन नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। मोटिवेशन केवल आप अपने आप खुद बना सकते हैं। आपको दूसरे का हर एक जो स्टूडेंट होता है, चाहे बच्चा जब पैदा होते से वो बड़े होते होते उसको एक सहारे की ज़रूरत होती है, एक साथ की ज़रूरत होती है, एक पथ की ज़रूरत होती है कि वो किस पथ पे चले। तो उस पथ के लिए माँ बाप होते हैं, टीचर्स होते हैं, वगैरह वगैरह। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जहाँ जहाँ वो पढ़ता है उस पथ, वो रास्ता, वो उसके सहारे के साथ वो आगे बढ़ता जाता है। कुछ बच्चे सही रास्ते पे चल जाते हैं, कुछ गलत रास्तों पे चल जाते हैं, सबके अपने अपने रास्ते बन जाते हैं। अब जो जैसे पढ़ाई में लग जाते हैं दिन रात पढ़ने, यूपीएससी या एसएससी कोई भी एग्ज़ाम अगर वो क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कई बार क्या होता है डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनके हाथ में निराशा लगती है कि हाँ इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल नहीं हुआ, या फिर सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली, 3 साल 4 साल हो गए सरकार वैकेंसी निकाल ली। जैसे रेलवे में 5-5 साल बाद वैकेंसी आ रही, एनटीपीसी के 2009 में आई थी, 2023 चल रहा है, तब से कोई वैकेंसी नहीं आई। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है, बच्चा हताश हो जाता है। फिर वो क्या करेगा, मोटिवेशन वीडियो देखेगा। वो मोटिवेशन केवल 1-2 घंटे तक होता है। आप अपने देखिए, मुझे मोटिवेशन देना हो या कोई भी हो, जो अच्छा मोटिवेटर होगा वो केवल क्या बताएगा कि आप उस टीचर या फिर किसी को भी जिसको आप अपना आइडल मानते हो उसको मान के आप अपनी लाइफ, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई करिए अपनी लाइफ में, या फिर जो भी आपका एम है उसको आप फॉलो करिए। मोटिवेशन के नाम पे मैं तो केवल इतना कहूँगा कि जितना रुपया आपको कमाना हो या फिर जो आपका एम हो वो आप सामने लिखिए। आप पैसे से बड़ा इस दुनिया में कोई मोटिवेशन नहीं, ठीक है? और शमशान घाट से बुरा कोई डिमोटिवेशन नहीं है। जब आप ज़्यादा हताश हो जाएं तो आप शमशान घाट चले जाइए, आपको थोड़ा मोटिवेशन ज़िंदगी जीने का मिल जाएगा। जब आपको लगे कि लाइफ में इनकम सोर्स नहीं है या कुछ भी नहीं है तो आप एक अपना एम बनाइए कि इतना रुपए मेरे को अपनी ज़िंदगी ख़त्म होते होते कमाना है। पैसा ही सब कुछ है, लाइफ, दोस्त यार कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा। पैसे से ही खुशियाँ मिलती हैं। Nobody can say that money can't buy happiness। ये सब कही बातें हैं, मनी ही खुशियाँ खरीद सकती हैं। मान लीजिए जैसे गरीब आदमी है, ठीक, गरीब आदमी को बीमारी हुई, वो इलाज ही नहीं करवा पा रहा है। अमीर आदमी को बीमारी, उसने इलाज करा लिया, तो उसके लिए वही बीमारी गरीब आदमी के लिए वो नासूर बन जाएगी, बाद में वही बड़ी बीमारी बन जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि वो उसका इलाज नहीं कर पा रहा, वो उसके अंदर अंदर बढ़ती जाएगी धीरे धीरे और वो इंसान ख़त्म हो जाएगा। अब जो इंसान इलाज करवा पा रहा है, जिसके पास पैसा है, सक्षम है, तो वो इलाज तो करवा पा रहा है कम से कम। दुखी मान लीजिए वो भी है, लेकिन कम से कम इलाज करवा के वो कुछ पल सुकून में रहेगा। गरीब आदमी वो भी नहीं रहेगा। इसलिए पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन है ही नहीं ज़िंदगी में। देखिए सवाल को कि हीरे की लागत क्या है उसके वजन के वर्ग में है। तो हीरे की लागत यानी कि जो प्राइस है वो क्या है, उसके वजन के वर्ग के बराबर है, ठीक। एक बार यह हीरा क्या होता है, 1 2 3 4 के अनुपात में टूट गया। अब देखिए ये जो प्राइस है इसका मान लीजिए 1 2 3 4 के अनुपात में ये टूट गया, तो 4 3 7 2 9 1 10। मान लीजिए 10 कुछ इसका क्या था, वजन था। भाई हीरा जितना भारी होगा, जो उसके टुकड़े होंगे वो हर एक टुकड़े का वजन अपना अलग अलग होगा, वो वजन में ही टूटेगा, प्राइस में तो टूटेगा नहीं। जब प्राइस की बात की जाएगी सवाल में तभी वो होगा। कोई ऐसा तो नहीं कहेगा जैसे 500 का तो मिलेगा नहीं हीरा, लेकिन एग्जांपल दे रहे हैं कि 500 का मान लीजिए कोई हीरा है और वो टूट गया 10 पार्ट में, तो ये तो कोई कहेगा नहीं ये ले बेटा आपके 50-50 रुपए बेघर गए हैं, ये तो कोई कहेगा नहीं। जो वजन होता है उन सब हीरो को कलेक्ट किया जाएगा तो वो उसका क्या होगा, वजन ही होगा। ये मान लीजिए 10 क्या है, उसका वजन है, और हीरे की लागत क्या है, उसके वजन के वर्ग के
उसके वर्ग के बराबर है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, अब इसको हटा देते हैं यहाँ पे, जो प्राइस होगा वो क्या होगा 10 का स्क्वायर यानी कि क्या होगा 100 होगा। ये क्या हो जाएगा वजन हो जाएगा, हीरा अपने वजन के अनुपात में ही टूटेगा। अब जो ये तो वजन हो गया, अब इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो फिर ये प्राइस हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये 16 ये 9 4, काफ़ी सीधा लग दिया 1, तो 16 4 20 9 1 10 30, कितना आ गया 30। तो 100 से कीमत क्या हो गई 30 हो गई, कितनी कम हो गई 70। इस 70 का ही मान दिया था हमें 70,000। एक का मान कितना आ जाएगा 1000, 100 का कितना आ जाएगा, हीरे की मूल कीमत का पता लगाएं तो 100 का मान बताना था 100,000 यानी कि 1 लाख। यही क्या है इस सवाल का आंसर है, नोट कर लीजिए। ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, आज बातें कर ली, वरना तो मैं आप जानते हैं कि कभी भी बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा सकूँ, मेरा केवल बस यही अपना एम रहता है कैसे कैसे कोर्स कंप्लीट हो पाए जल्दी से जल्दी। नोट कर लीजिए सवाल को, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब सारे सवाल ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बार बार ना बोलते हुए आपको बता देता हूँ कि सारे के सारे सवाल अब क्या होंगे, वो सारे इम्पोर्टेंट होंगे। हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन, देखिए सवाल को, ये सवाल खुद से बनाया गया है, ठीक है। शीशे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। शीशा 3 भागों में टूट गया जिससे वजन का अनुपात 9:2:11 है। यदि शीशा 7:3:2 के अनुपात में 7:3:2 अनुपात के वजन में टूटा होता तो 448 रुपए की अतिरिक्त हानि होती। शीशे की वास्तविक कीमत बताइए। देखिए जो शीशे की कीमत है वो क्या है, उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 3 है, ठीक, 9 2 और 1, 9 2 11 1 12, तो वजन अगर 12 kg मान लीजिए होगा, उसका प्राइस यानी कि कीमत क्या होगी 12 का स्क्वायर यानी कि 144। कोई डाउट, प्राइस क्या होगा उसका 144। अब यहाँ पे प्राइस के लिए वजन का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 81 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक। लेकिन यदि शीशा 7:3, अब क्या कह रहा है, यदि शीशा 7:3 और 2 के अनुपात में टूटा होता है यानी कि उसका प्राइस 49 9 और 4 होता, स्क्वायर कर देंगे कि नहीं बताइए। तो 49 9, पहले तो इसको जोड़ लेते हैं, 81 4 85 1 86 4 62, ये कितना आ गया 62, तो 448 रुपए की अतिरिक्त हानि होती। देखिए 144 से शीशा किस में बट गया 86 आ गया, और 86 से फिर क्या हो गया 62 आ गया, यानी कि अतिरिक्त हानि हो रही है। मान लीजिए आप 100 रुपए का कोई सामान लाए, फिर वो घर में आके टूट गया, तो आपने उसको फिर से बेचा कहीं जाके, तो वो 90 में बिका, 90 में बिकते बिकते फिर क्या हुआ, फिर वो टूट गया, तो फिर आपने उसको बेचने की कोशिश की तो फिर 80 रुपए ही मिले। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो हानि हुई वो 90 से 80 के बीच में जो अतिरिक्त हानि की बात हो रही है, यानी कि 86 से 62 जो हो रहा है वही आपकी क्या हुई अतिरिक्त हानि हुई। पहले तो 10 रुपए की केवल हानि हो रही थी, बाद में 10 रुपए की और हुई, यानी कि 10 रुपए की आपकी अतिरिक्त हानि हुई, किसकी वजह से 90 से 80 तक आने में। तो वैसे ही 86 से 62 तक आने में यानी कि 24 रुपए का मान हमें दिया है 448। 144 का हमें बताना है क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि वास्तविक कीमत बताइए। तो वास्तविक कीमत निकालने के लिए इसको 6 से आप गुणा कर दिए तो 144 का मान निकल आएगा 2688 क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल बनाने की कोशिश।
और बन भी गया है। बहुत ही आ सकते हैं ऐसे सवाल, नोट करिए। शीशे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुपाती है। शीशा 3 भागों में टूट गया जिससे वजन का अनुपात 9:2:1 है। जो टूटा हुआ है शीशा उसका वजन क्या है, 9:2:1 है। और आप जानते हैं कि वजन जो है वो प्राइस जो है वो वजन के क्या है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब 144 क्या होगी, उसकी प्राइस होगी, 12 kg क्या होगा, जिस अनुपात में वो टूटा है वो होगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्राइस का रेशियो बनेगा, प्राइस 81 वाला। ये भी क्या होगा, प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि शीशा 7:3 के अनुपात के वजन में टूटा होता, इस अनुपात में टूटा होता, तो फिर ये प्राइस क्या हो जाता, 62 हो जाता है। यानी कि आपको 24 रुपए की क्या होती, अतिरिक्त हानि होती। पहले आपको 14 रुपए की हो रही थी, लेकिन 86 से 62 आने में आपको क्या हुआ, 24 रुपए की अतिरिक्त हानि हुई। 144 का मान पूछा गया था क्योंकि वास्तविक कीमत ही क्या थी, 144 थी, 12 का स्क्वायर। तो 24 को 6 से जब गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा, 448, 2688 उसकी क्या थी, वास्तविक कीमत थी। ये आंसर सही है कि नहीं, इसका आपको पता लगाने के लिए सिर्फ इतना करना है कि इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, आपको वजन आ जाएगा, वजन इसमें बांट दीजिए, फिर इसमें बांट दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल। मैं तो करके देख चुका हूँ, आप भी करके देख लीजिए जिसको अगर यकीन ना हो, वरना एकदम सही सवाल, एकदम सही मेथड, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल, देखिए सवाल को, एक पत्थर 5 बराबर भागों में टूट गया। पत्थर की कीमत इसके वजन के घन के सीधे अनुक्रमानुपाती है। घन मतलब क्यूब। यदि पत्थर को तोड़ने के बाद नुकसान या लाभ होता है तो उस नुकसान या लाभ का पता लगाएं कि पत्थर टूटने के बाद आपको क्या हुआ, कितने का नुकसान हुआ या फिर कितने का लाभ हुआ, ये आपको पता लगाना है। देखिए, एक पत्थर 5 भागों में टूटा, पत्थर की कीमत इसके वजन के, मान लीजिए 5 किलोग्राम उसकी अगर कीमत थी तो उसका प्राइस क्या रहा होगा, 5 का क्यूब यानी कि 125 क्या होगी, उसकी कीमत होगी, कॉस्ट। ठीक, अब ये क्या होता है कि 5 बराबर भागों में टूट रहा है, 2 3 4 5, 1 1 1 1 1, ये किस में टूट रहा है, 5 बराबर भागों में, है ना, 5 बराबर भागों में क्या हो रहा है, टूट रहा है। ना 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ना कुछ, केवल क्या दिया है, 5 बराबर भागों में ये टूट रहा है। तो ये क्या है, इसका वजन के अनुपात है। कीमत का अनुपात जब हम निकालेंगे तो इसका क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब, तो फिर 1 1 1 1 1 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5। यानी कि अगर हम कहें कि इस पत्थर में कितने का नुकसान हुआ, तो आप कहेंगे सर 125 था और 5 का नुकसान हो गया, यानी कि 120 का क्या हुआ, नुकसान हो गया। कितने से, 125 से गुणा 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 24 24 चौक क्या हो गया, 96% का क्या हुआ, लॉस हुआ। यही क्या है सवाल का आंसर, कि कीमत क्या हुई, 125 से 5 हो गई, यानी कि 120 का लॉस हो गया, तो 96% का लॉस आया। टूटने के बाद कीमत क्या बची, 5 ही बची। कितनी थी, 125 थी, तो बेटा कितना का लॉस हुआ, तो 96% का गुरुजी लॉस हो गया। नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हो गया, नोट हो गया। इसी सवाल के साथ आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं। जो आने वाली वीडियोस होगी उसमें भी जो होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो सवाल होंगे वो भी एसएससी मेंस में आए हुए होंगे। बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही हवा में कहीं से सवाल ला रहा हूँ, करा दे रहा हूँ, नहीं, पूरा एफर्ट अपना 100% देख के कहीं ना कहीं से ढूंढ के वो सवाल मैं इकट्ठा कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्लास आज हुई है। 6 क्वेश्चन आज की क्लास में जो कराए गए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी आए हुए हैं।
एक क्वेश्चन ऐसा था जो खुद से बनाया गया था, जिसमें थोड़ा इम्प्रोवाइज किया गया और उसको बना के आपके सामने प्रस्तुत किया गया, ताकि ऐसे भी टाइप अगर आए तो वो भी आप कर सकें कि जब शीशा 2 बार टूट जाए तो क्या होगा, अतिरिक्त खर्चा क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको जिन्होंने ना नोट किया हो वो एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए। ठीक, बाकी मिलते हैं अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।